बहुत बहुत शुक्राना कि मुझे ये मौका दिया है। महाराज देते हैं आप लोग के निमित्त। एंड गुरुजी के साथ मेरी जर्नी इस लाइफ में 2004 में शुरू हुई, लेकिन उसके पहले से गुरुजी की ब्लेसिंग्स मैं बताती हूँ जो मैं फील करती थी। पर मैं जानती नहीं थी कि किसका हाथ मेरे ऊपर है कि मेरे कोई काम रुकते नहीं। कितनी बड़ी भी मुश्किल हो, कोई चीज, कोई शक्ति मुझे ऐसे बचा लेती है। सो मैं एक मिक्स्ड फैमिली से आती हूँ। मेरी हाफ फैमिली पंजाबी एंड हाफ सिख फैमिली है। सो शुक्राना कि मुझे ये दोनों इन्फ्लुएंसेस, हिंदुइज्म एंड सिखिज्म के, मिलते रहे बचपन से लेके। तो मैं शिव जी के व्रत रखती थी सोमवार के, बिफोर मैरिज। एंड जैसे कोई मांगता है ना, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, हर चीज थोड़ी थोड़ी करके मैंने एक पूरा मेन्यू जैसे बनाया था, ऐसा हस्बैंड चाहिए। और महाराज ने मुझे बिल्कुल वैसे ही हस्बैंड दिया। और ग्रेटफुली ऐसी फैमिली में मैं आई हूँ जहाँ यहाँ पर सिखिज्म है, लेकिन ये कोई ऐसे कट्टरपन बात नहीं करते। और उनकी जो ग्रंथ साहब की टीचिंग्स हैं उसमें है। एंड इन्हीं, अगर मैं इस फैमिली में मेरी शादी ना होती तो शायद मैं गुरुजी से भी ना मिलती। पर इन गुरुजी से मिलना बहुत इजी हो गया। जब मेरी शादी हुई, शादी के एक महीने बाद मैं हॉस्पिटल में थी और मेरी काफी काफी हाल, मेरी काफी तबीयत खराब थी। विद इन 1 मंथ मेरी सर्जरी हुई थी। और मेरे सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकालना पड़ा। खाली एक हाफ ओवरी और एक ट्यूब अंदर रह गई थी, जो डॉक्टर ने बोला कि इनमें कोई, मतलब देर इज नथिंग। और फैमिली को बोल दिया कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन अब नहीं हो सकते। सो एक महीने बाद अगर किसी इन लॉज को बोला जाए कि आपके ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं हो सकते, तो बहुत अपसेट थे वो, बड़े सैड हो गए थे। और उन्होंने मुझे नहीं बताया कि इसका भी दिल खराब हो जाएगा, लेकिन पता तो लग जाता है। 3 साल में सारी दिल्ली के डॉक्टर्स के पास गई, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, बेस्ट। उन्होंने भी यही बोला कि आपके अंदर कोई सिस्टम ही नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही नहीं है, कि आपका बच्चा कहाँ से होगा। तो एनीवे, मेरे अंदर एक कोई, पता नहीं वो गुरुजी ही थे, एक आवाज कहती थी नहीं मेरे बच्चे होंगे। और कोई भी सोचता होगा ये पागल है। बट गुरुजी की करनी कि हमें मेरी शादी के 3 साल बाद हमें बॉम्बे जाना पड़ा। और वहां भी मैंने यही शुरू कर दिया, डॉक्टर पास जाना। तो वहां मुझे एक डॉक्टर मिली। मैंने वो डॉक्टर को इसलिए चुना बिकॉज वो रीजनेबल थी। और उस टाइम हमारे नया नया बिजनेस रीसेट, हमारा पुराना बिजनेस को हम रीसेट कर रहे थे, बिकॉज हमारे पार्टनर्स से डिवीजन हो रही थी। तो मैं उसके पास गई तो उन्होंने कहा कि मैं 4 स्टेप ट्राई करूंगी। और अगर फर्स्ट स्टेप फेल हुआ तो सेकंड, सेकंड तो थर्ड, थर्ड तो फोर्थ। साथ में मैं बहुत पाठ करती थी। हालांकि मेरे लिए गुरबानी अभी नई नई चीज थी, बट मेरे को गुरबानी से बहुत ज्यादा प्यार हो गया था। मेरे को हमेशा हर शब्द, हर अम, पाठ में बहुत ही आनंद आता था, जैसे कोई पिछले जन्म से कोई चीज छूटी होती है और वो वापस मिल गई होती है। सो मैं एक शब्द बहुत करती थी। और एनीवे महाराज की कृपा हुई। एंड वो फर्स्ट स्टेप जो डॉक्टर ने किया, उसी में प्रेग्नेंट हो गई। अब जब कोई कहता है, जब सारे दिल्ली के डॉक्टर कह रहे थे बच्चा नहीं हो सकता, और अगर मैं प्रेग्नेंट हुई, तो ये महाराज की ग्रेस थी। बिकॉज महाराज मुझे देख रहे थे, ये मुझे आज डेफिनेटली यकीन है। तो 4.5 years के बाद मेरा पहला बेटा आया। और हमने सोचा नहीं कि अभी इसके बाद कोई और बच्चा हो भी सकता है, बिकॉज यही बड़ी डॉक्टर की हेल्प से हुआ। बट सेकेंड चाइल्ड कोई के लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी, और मेरा दूसरा बेटा उसके अगले साल आ गया। और बस उसके बाद 2 बच्चे। एंड आज वो बच्चे बड़े हो गए हैं, 31, 29 years के हैं बेटे दोनों।
एंड महाराज की कृपा है, वो मैं बताऊंगी कि कैसे महाराज उनको अपने पास बुलाया, उनको ब्लेसिंग्स मिली हैं गुरु जी की, और तभी इनकी जिंदगी में हर चीज महाराज ही संभाल रहे हैं। आ, हम गुरु जी, अच्छा पहली बात तो जब हमें, देखो जैसे मैं अभी शेयरिंग कर रही हूँ अपनी ब्लेसिंग्स की, तो हमें अपनी एक एक ब्लेसिंग याद आती है और गुरु जी से उतना दुगना प्यार हो जाता है। सो थैंक यू गुरु जी कि आप हमें ये मौका देते हो। अब जब 2004 में दोनों अच्छा हमारा घर ना छोटे मंदिर के काफी पास है, 10 मिनट का रास्ता है। तो बाय चांस, चांस तो कुछ नहीं होता, बट ऐसे एक मौका बना कि मेरी सिस्टर इन लॉ जाती थी गुरुजी के पास और वो बात करती थी। तो मैं तो ऐसे ही चली गई, मुझे तो नहीं पता था कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गई हूँ, क्यों आ रही हूँ। और एक्चुअली मैं साईं बाबा की डिवोटी थी। सो मैं जब गुरुजी के पास गई, मुझे बहुत अच्छा लगता था, गुरबानी शब्द सुनने को मिलते थे, महाराज बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार से देखते थे। एंड पर मैं महाराज से बात नहीं करती थी, एंड उनसे मैंने कभी कुछ मांगा इसलिए नहीं, बिकॉज मैं यही सोचती थी कि अगर मैंने यहाँ मांगा तो फिर मैं अपने साईं बाबा को नाराज कर दूंगी, मैं एक गुरु से ही मांगूंगी। एंड ऑफ कोर्स मेरे 10 गुरुज भी थे, बट गुरुजी तो सब जानते थे कि आज ये ऐसे सोच रही है, कल ये मेरी सबसे प्यारी संगत बनेगी, मेरी मेरी ही ये ब्लेसिंग्स को शेयर करेगी। बट एनीवे, तो मैं मत्था जब जब गुरुजी को टेकती थी तो आज्ञा लेती थी, तो महाराज मुझे हमेशा कहते थे तू ऐश कर, और कभी कभी ये कहते थे तू ते बस ऐश ही कर। सो ये ब्लेसिंग गुरुजी ने आज आज के दिन में, आज जो समय आ गया मेरा जिंदगी का, बहुत सुंदर दिया है। क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास गई थी 2004 में, उन दिनों में मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स थे, हर तरह से। आप आप कोई भी चीज ले लो, इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, हर चीज में मेरी हालत अच्छी नहीं थी। सो एनीवे, महाराज की तो, महाराज के वर्ड्स ने तो पूरे होना ही है, उनकी ब्लेसिंग। और सिवाय ब्लेसिंग के वो उन्होंने कभी, हर एक को ब्लेसिंग ही दी है, हर एक को देने के लिए आए थे। जब मेरे बच्चे मत्था टेकते थे तो गुरुजी उनको भी बहुत प्यार करते थे। बट जो भी बच्चे मांगते होंगे वो तो फिर यही मांगते होंगे महाराज से कि पढ़ाई में हमारे अच्छे नंबर आए, आई थिंक। एंड मेरी मदर इन लॉ, वो भी आती थी गुरुजी पास, तो उनको एक डॉक्टर ने एक बहुत मेजर हार्ट सर्जरी बताई थी, उनका वाल्व जो था हार्ट का वो लीक होता था। सो डॉक्टर्स ने बोला था ये सर्जरी जरूरी है। अब मम्मी के दिल नहीं था कि मैं सर्जरी कराऊं, तो गुरुजी ने उनको पूछा की चाहिए है, वो कहते थे मेरी, ये कहते मेरी सर्जरी करो। सो गुरुजी कहते कोई लोड नहीं, तो मम्मी बहुत खुश हो गए कि मेरे को गुरुजी ने बोल दिया कोई जरूरत नहीं है, और फिर मम्मी ने सर्जरी नहीं कराई। अब महाराज ने मम्मी को ऐसे ब्लेसिंग करी है कि मम्मी उसके बाद 8 साल, जितनी जिंदगी उन्होंने दी, इतनी अच्छी जिंदगी जी है मम्मी ने उसके बाद, कि लास्ट मिनट तक मम्मी इतनी अच्छी डांस करते हुए, हम इकट्ठे एक शादी पे गए थे मम्मी और मैं, एंड डांस कर रहे थे अच्छे सुंदर कपड़े पहन के, मेहंदी लगा के एज अ ब्राइड ऐसे पहने थे, और आधे घंटे बाद मम्मी अपने अपनी बॉडी को छोड़ दिया। और उनके लास्ट वर्ड्स भी ये थे, आधे घंटे पहले उन्होंने बोला मैं ऐसे ही जाना है हंसते खेलते। एंड वैसे ही गुरुजी उनको लेके गए हंसते खेलते। अब हम कैसे गए, हमारी फैमिली किस बहाने से गई गुरुजी पास। मेरे हस्बैंड का चंडीगढ़ में एक घर है, और वो घर हमने किसी मतलब पॉलिटिकली बहुत पावरफुल फैमिली को दिया हुआ था ऑन रेंट। लेकिन उनकी नीयत खराब हो गई थी, उन्होंने सोच लिया कि अब हम इनका घर इनको नहीं देंगे। चंडीगढ़ के लॉज ऐसे हैं कि वो इन फेवर ऑफ टेनेंट्स हैं। सो मेरे हस्बैंड हर हफ्ते जाते थे दिल्ली टू चंडीगढ़, और बहुत ज्यादा परेशान थे। मुझे घर की परेशानी नहीं थी, मुझे मेरे हस्बैंड की हेल्थ और मेंटल पीस की बहुत ज्यादा फिक्र थी, बिकॉज मैं देख रही थी कि कैसे वो एक लूजिंग बैटल फाइट कर रहे हैं।
जब उन्होंने गुरुजी ने उनको उनको बहुत प्यार करते थे, और गुरुजी कहते थे तेनू की चाहिए सरदारा, तो मेरे हस्बैंड ने उनको कहा कि मेरा चंडीगढ़ का घर ऐसे। तो गुरुजी ने कहा कित्थे है घर, तो गुरुजी को मेरे हस्बैंड ने बताया। गुरुजी ने उनको हमारे सारे लेफ्ट एंड राइट नेबर्स और सब बता दिया कि ये आपके नेबर्स हैं, और ये कह दिया कि आपको 2 मंथ्स के बाद आपका घर मिल जाएगा। सो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई। पर हमने इस चीज को सोचा नहीं कि ये बात हो सकती है, बिकॉज ये इम्पॉसिबल चीज थी। लेकिन 2 महीने बाद जो हमारे टेनेंट्स थे उनसे एक गलती हो गई उनके पेपर वर्क में, और उनको कोर्ट से ऑर्डर हो गया कि इनका घर आपको खाली करना पड़ेगा, और हमें हमारा घर मिल गया। अब हमें देखो कि हमने इस चीज को चांस ही समझा, ये नहीं समझा ये ब्लेसिंग्स महाराज की हुई हैं। बिकॉज हम अपने, जैसे महाराज कहते हैं ना, मुझे सारे टेस्ट देने पड़ते हैं। एंड सच्ची में हम अपने गुरु को काफी टेस्ट, मतलब डाउट करते जाते हैं। बट फिर भी महाराज इतने बड़े दिल के हैं कि हमें बच्चे समझ के माफ करके हमें दिखाते हैं कि ये देखो, ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया। अ, मेरे हस्बैंड को गुरु महाराज ने अपने चरण दबाने की भी सेवा दी थी। एंड जब हम जल्दी चले जाते थे तो महाराज उस कैबिनेट पे बैठते थे अपनी पैंट एंड शर्ट में। शायद हमें इसीलिए नहीं समझ आए कि महाराज महाशिव हैं, बिकॉज वो ऐसे मिलते थे, वो ऐसे बातें करते थे सबसे जैसे कि कोई ऑर्डिनरी गुरु हैं। नॉट एज मैं मुझे पता था ये कोई महापुरुष हैं, अपना सिर ढक के बैठती थी, पर मैं उनको महाशिव या इवन शिव जी नहीं समझती थी। एंड फिर जो जो माइंड में जैसे जैसे जो डाउट्स आते थे, महाराज एक एक करके सब क्लियर करने शुरू कर दिए। आ, जैसे कि मैं सोचती थी कि लोग तो कहते हैं बड़ी खुशबू आती है गुरुजी से, या गुरुजी की खुशबुएं अगर आए तो समझ लो कि गुरुजी आसपास है। सो थोड़ा मैंने ऐसे सोचा कि हमें तो कभी कोई खुशबू नहीं आई, कौन सी खुशबू होती है। मैंने ऐसे ही सोचा, और जब मैं गाड़ी में थी और जब मैं अपने घर पहुंची, तो मेरे पूरे घर में इतनी ज्यादा, इतनी स्ट्रांग खुशबू थी कि कोई जैसे सोचे कि पता नहीं 1000 बोतलें टूट गई हैं परफ्यूम की। ये एक था। फिर एक दिन मैं बड़े मंदिर गई, और जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैं वहां में, अब मैं अपने लिए तो कुछ मांगती नहीं थी, पर मुझे पता था गुरुजी ब्लेसिंग सबको देते हैं। सो मैं अपनी सहेलियों के लिए जब कोई प्रॉब्लम देखती थी तो मैं गुरुजी से उनके लिए मांग लेती थी। तो मेरी एक सहेली थी, उसकी बेटी, मेरी फ्रेंड थी सिंगल वुमन, और वो स्कूल में टीचर, मतलब पढ़ाती थी। सो उनकी बेटी को एडमिशन मिली थी 100% स्कॉलरशिप पे अमेरिका में। एंड लेकिन वो एनोरेक्सिक थी, बहुत पतली थी, और उसने उसने अपने, मतलब उसको कॉलेज से ये कंडीशन पे एडमिशन मिली थी कि ये अंडर वेट है और बीमार है, अगर ये वेट पुट ऑन करती है 5 किलो तो इसकी एडमिशन हो जाएगी। अब माँ बेचारी घबराए कि क्योंकि बच्चा सिर्फ डाइट को पीता था सारा दिन और कुछ नहीं, और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थी उसकी, तो बॉडी वेट आई थिंक 40-45 किलोज था। सो मैं बड़े मंदिर गई, और मैंने वहां पर महाराज से ऐसी अरदास करी, महाराज उसका वेट बढ़ जाए तो ये चली जाएगी। अब मैं घर आई तो मैंने कहा पता नहीं महाराज सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, मैं कैसे पता लगाऊं। तो मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी को खोला। जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी को खोला तो फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने पढ़ा वो ये था, गर्ल पुट्स ऑन वेट। मुझे पता था कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली है। एंड वो लड़की ने वेट पुट ऑन किया, वो अब पढ़ के एकेडमी अवार्ड्स जीत रही है इन फिल्म मेकिंग, वही उसका कोर्स था। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते गए। अब जो मेरा छोटा बेटा था ना, वो पढ़ाई में बहुत एवरेज था, एंड मेरा बड़ा बेटा अच्छे मार्क्स लेके चल पड़ता था आगे। तो मेरे को चिंता नहीं थी, मगर ये था कि अब तो ये क्लास 12-10 में आ गया है। जब बच्चे गुरुजी पास जाते थे वो 9th एंड 7th क्लास में थे। अब जब वो 10th में पहुंचा तो मेरे को अब
फिक्र लग गई कि सबको पता लग जाएगा कि ये इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते और कहाँ इसको एडमिशन मिलेगी। सो अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, मगर मेरे को अपने आप ही अपने दिमाग में से समझ आई कि गुरुजी का मेरे पास उन दिनों में कोई ज्यादा चीजें किसी के पास नहीं होती थी गुरुजी की, पर मेरे पास उनका एक कीचेन था। तो मैं रोज उस कीचेन को पानी में डाल के सुखमनी साहब का पाठ करती थी और बेटे को पिला देती थी। अब आप मानो, जिस बच्चे ने एवरेज बच्चे ने 80% ले आया, फिर क्लास 12 आई, फिर मुझे डर लगे कि ये तो चलो 10th में तो हो गया, 12th में क्या होगा। 12th में उससे भी अच्छे मार्क्स आए। एंड मैं सच्ची कहती हूँ, ये चीजें मैंने अपने सपने में नहीं सोची थी कि हो सकती हैं। लेकिन महाराज के घर में सब हो सकता है, महाराज कुछ भी कर सकते हैं। सो वो उस बच्चे को अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिली। और वो दिन गया कि उसने उसके मार्क्स अच्छे ही अच्छे एंड तक आए। थ्रू आउट कॉलेज, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में उसको स्कॉलरशिप्स मिले हैं। अब ये कौन कर सकता है, फिर इसने पीएचडी भी करनी चाहिए और उसने अपनी थीसिस भी लिख ली। 1 साल उसने पढ़ा और हमें बोला कि मैं यहीं पर रहूंगा, मैंने यहाँ पर प्रोफेसर बनना है। मैथमेटिक्स करता था, मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन के मैं यहीं पढ़ाऊंगा। हमने भी बोला चलो, इसने अपनी यही लाइन चुनी है तो ठीक है। अब महाराज की मर्जी कुछ और थी। ये भी आना नहीं चाहता था, जो बड़ा बेटा था वो भी कह रहा था कि मैं तो अभी यहीं पर रहूंगा। वो पेरिस में था। वो कहता है मैंने 1 साल यहाँ काम किया, यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, मैं यही काम करके यही रहूंगा। सो दोनों बच्चों ने फैसला कर लिया हम इंडिया नहीं आएंगे। लेकिन कोविड आया तो दोनों बच्चे दिल्ली आए, क्योंकि वहां पर लॉकडाउन चल रहे थे। दिल्ली आए तो ये दोनों ऑफिस जाने शुरू कर दिए। ऑफिस जब गए तो इनको पता लग गया कि यहाँ पर तो हमारी बड़ी जरूरत है। क्योंकि जब ये नहीं आ रहे थे तो मेरे हस्बैंड सोचते थे अब क्या करूंगा मुझे तो ये बिजनेस बेचना पड़ेगा। लेकिन महाराज की मर्जी, दोनों बच्चे आए और आज गुरु महाराज का बहुत शुक्र कि दोनों बच्चों ने बिजनेस टोटली संभाल लिया है। एंड मेरे हस्बैंड धीरे धीरे अपने आप को फ्री समझते हैं। सो ये कौन नहीं कर सकता, क्योंकि महाराज की जो दृष्टि उन पर पड़ी हुई है जब वो छोटे मंदिर जाते थे, उसकी ब्लेसिंग की तो वही होना ही था। अब तो हमें इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि कोई चीज कैसी भी होती रहे, हमें पता है कि ये ब्लेसिंग ही है, चाहे वो चीज आपके मतलब की नहीं हो रही। सो ऐसे होता रहा। बहुत कुछ हम देखते रहे। हमारे एक फ्रेंड्स थे, उनका बेटा, हमारे फ्रेंड्स नहीं सॉरी, हमारा एक एम्प्लॉय था, वो उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। वो बच्चा वेंटिलेटर पे था, उसके सारे नर्व्स डेड हो गए। एंड वो बिल्कुल किसी भी भगवान या स्पिरिचुअलिटी में नहीं फेथ था, उसको कभी नहीं था। उसको कहता मुझे इन चीजों में विश्वास ही नहीं था। लेकिन जब बेटा का सब, वो कहता मैंने सब कुछ कर लिया, कोई टोटका कहता था, कोई कोई कुछ भी कहता था, ये पिला दो ये कर दो, तो किसी ने किसी ने नहीं सॉरी, उसके डॉक्टर ने ही उनको कहा कि ये लो गुरुजी का स्वरूप, आप इसको अपने बेटे के तकिए के नीचे रख लो। एंड वो आज सत्संग सुनाता है। कहता है मैंने वो जब रखा स्वरूप, तो विद इन 24 आवर्स वो बेटा वेंटिलेटर से बाहर आया, फिर आईसीयू में आया, आईसीयू से घर आ गया। और जिसके सारे नर्व्स डेड थे, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बोला था सारी फैमिली को बुला लो, वो बच्चा अपने बास्केटबॉल टीम का ये कैप्टन बना। आज वो ब्रैम्पटन में खुद का मतलब अपना ये इंडिपेंडेंटली काम करके अपनी फैमिली से अलग, मगर बहुत खुशी से रह रहा है, और माँ बाप बहुत शुक्राने में है और बिल्कुल गुरुजी के ही डिवोटीज बन गए हैं। ऐसे ही एक मैं एक्चुअली मैं बहुत सारे सत्संग हैं, तो चलो ये वाला भी सुना देती हूँ। एक और कपल था जिनको मैं थोड़ा सा जानती थी, और एक दिन मैंने उनको बड़े मंदिर में जाते हुए देखा और मैंने पूछा कि आप लोग यहाँ कैसे आते हो। तो उन्होंने कहा हमारी बेटी को के सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे और ये स्कूल भी नहीं जाती थी, बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी, बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। किसी ने हमें गुरुजी के बारे बताया, हम गुरुजी पास गए
गुरुजी ने उनको कहा कि आप जपजी साहब का पाठ करो। अब वो सरदार कपल था, उनके लिए जपजी साहब पढ़ना बहुत इजी काम था। और उन्होंने एक बार, पहली बार जब जपजी साहब घर जाके पढ़ा, तो बेटी उठ के अपने आप बाथरूम गई और कहते आज देखो ये हमारी बेटी हमारे साथ ही चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल ठीक करते हैं। और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स होती है किसी पे भी, कोई बच्चों पे स्पेशली, वो बच्चे के साथ या जिसको भी मिली हो वो लाइफ टाइम चलती है। वो ये नहीं कि आज ये काम उस बच्चे का हो गया, पर गुरुजी उसको एंड तक नहीं छोड़ते, उसको साथ रखते हैं। सो ये है ये है गुरुजी। एंड फिर मेरा फेथ गुरु जी पे वो नहीं था जैसे आज है। बिकॉज मैंने जैसे बताया कि मेरे तो बहुत सारे डाउट्स थे, जो गुरु जी ने एक एक करके सारे के सारे डाउट्स क्लियर करे। एंड प्लस मेरे को 2019 में जो जो कहते हैं ना, तो टॉप स्पीड में अपने साथ विश्वास दिला के दिखाया कि मैं ही तो हूं जो तेरे साथ हमेशा था। सो 2019 में मैं एक शादी पे गई थी, बिगिनिंग ऑफ 2019, सैन डिएगो में। वो वहां पर उन लोगों के हमारे कजन्स थे, उनके गेस्ट आए थे। तो उनमें से एक लड़की न्यूयॉर्क से आई थी। सो जब वो आई थी तो वो मुझे मिलके बहुत प्यार करने लगी और कहने लगी यू आर माई गुरु बहन। मैंने सोचा चलो, ये मुझे गुरु बहन तो कह रही है, पता नहीं क्यों कह रही है। चलो, मैंने इसको रोका नहीं। बट एक्चुअली वो गुरुजी ने ही भेजी थी। बिकॉज उन दिनों में मेरा दिल बड़ा अपसेट था किसी प्रॉब्लम से, बहुत ज्यादा ही अपसेट था। सो मैंने एक्चुअली अगर वो उस टाइम गुरुजी ना आते उस लड़की के मतलब के भेस में, तो मैं एक्चुअली डिप्रेशन में भी शायद चली जाती। सो वो मेरे को सारा दिन गुरुजी की बातें करती रहती थी। तो रात को जब मैं सोई एक दिन, तो महाराज मेरे ड्रीम में आए। उस टाइम मैंने यही सोचा ये ड्रीम है। एंड मैंने ये भी सोचा कि शायद ये इतनी ज्यादा गुरुजी की बातें करती है तो मेरे सबकॉन्शियस में गुरुजी होंगे, तो मेरे सपने में आ गए। लेकिन आज मुझे वो ड्रीम की का मीनिंग इतना समझ आती है, क्योंकि उस ड्रीम में गुरुजी ने आके अपने हाथ से मुझे लंगर खिलाया। वो मेरी दवाई थी, बिकॉज मुझे उस दवाई की बहुत जरूरत थी इमोशनली। सो फिर भी चलो, मैंने तभी भी नहीं समझी इस बात को। एक महीने बाद जब हम इंडिया वापस आए, सो फिर जिस कारण मैं अपसेट थी वही चीजें वापस होने लगी। सो फिर मेरे को वैसे ही, मतलब जो मैं जितना मेरा रिपेयर हुआ था उतना फिर वापस मेरी मेंटली तबीयत खराब होने लगी। दोबारा गुरुजी मेरे ड्रीम में आए। एंड इस बारी मैं बड़े मंदिर में बैठी थी, एंड गुरु महाराज मुझे चाय प्रसाद पिला रहे थे। थोड़ी सी चाय गिर गई, फिर उन्होंने दोबारा पिलाई, और फिर समोसा प्रसाद खिलाया। सो आज मुझे पता है कि दोनों बारी मुझे उस दवाई की जरूरत थी, एंड महाराज ने दी। अब जैसे मैं कहती हूँ कि उन दिनों में महाराज ने जैसे अपने से जोड़ने के लिए पूरा प्रोग्राम बना लिया था। सो मैं जब इंडिया आई तो मेरे को वही फ्रेंड वहां से, न्यूयॉर्क से, लिंक्स भेजती थी ऑफ सत्संग। एंड लॉकडाउन भी शुरू था, तो मैं हर दिन वो खोलती थी एंड जूम पे एक सत्संग सुनती रहती थी, एक कोई जो भी चलता होता। सो उसके बाद एक दिन मैं जब सुन रही थी, तो एक लड़की ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से मैसेज किया, जूम पे ही, कि आपके पास शिव पुराण है। तो मैंने कहा कि जी नहीं है। तो कहती है अपना ना मुझे एड्रेस भेज दो। तो मैंने अपने माइंड में ये सोचा कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, एड्रेस तो मांग रही है, पर ये वहां से कैसे भेजेंगी। लेकिन उन्होंने कोई इंडिया सत्संग संगत को बोल दिया होगा, तो वो 3 दिन बाद मेरे पास शिव पुराण आ गई। जब वो शिव पुराण आई तो आ, मैं बहुत डर गई। मैंने कहा ये तो हिंदी की है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, अब मैं कैसे पढ़ूंगी। अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि नेक्स्ट डे का जो सत्संग था वो रोहित कपूर जी कर रहे थे। एंड उसमें उन्होंने ये बताया
कि अब तो शिव पुराण पढ़ना बहुत आसान हो गया है। जिनको हिंदी नहीं आती वो यूट्यूब में ऑन करे और अपनी शिव पुराण खोल के एक चैप्टर रोज सुन सकते हैं, और वो मैंने शुरू कर दिया। और आज मेरी फोर्थ या फिफ्थ रीडिंग चल रही है, बिकॉज उसी दिन मैंने फिर शुरू कर दिया। सो ऐसे गुरुजी ने शिव पुराण भी ले आए मेरे लिए, मेरी जिंदगी में। अम, अब अब क्या हुआ था कि जून में, वो जून में जो 2019 में गुरुजी एक बारी मेरी ड्रीम में आए, और वो चीज वो लास्ट मंथ कैसे कनेक्ट हुई। अम, एक दिन रात को जैसे नॉर्मल लाइफ होती है वैसे ही मैं रात को सोने लगी और सो गई। आधी रात में मुझे इतना ज्यादा पसीना आया, एंड गुरुजी मेरे सपने में आके कहते मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। सो मुझे समझ नहीं आई, पर तब तक मुझे ये पता लगने लगा कि गुरुजी के ड्रीम ड्रीम नहीं होते, महाराज ही आते हैं। अब मैं जब सुबह उठी तो मुझे चक्कर आ रहे थे जोर जोर से। एंड मैंने सोचा पता नहीं, मेरा बीपी भी नॉर्मल था, मैंने चेक किया, शुगर भी नॉर्मल थी, पर ये नहीं पता क्या हुआ था। बट मुझे वो ड्रीम याद रह गया। अब लास्ट मंथ मैं अपने सिस्टर इन लॉ के घर में थी, और वहां एक पुरानी संगत आई थी। वो पुरानी संगत ने शुरू किया बताना, एंड माय गॉड, मेरे मैं तो उनकी सत्संग सुन के एकदम हिल गई। क्योंकि वो कहती हैं कि जब गुरुजी थे तो उन्होंने कहा कि तू मैं तेनू ठीक कर रहा हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम होगी। सो वो कहते हैं कि गुरुजी ने पान के पत्ते लगाए, और कहती है, मुझे इतना पसीना आया, इतना पसीना आया, एंड गुरुजी कहते मैं तेरा ऑपरेशन कर देता। वो कहती मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बीमारी थी। ये भी मैं कहती हूँ, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं मुझे क्या बीमारी थी, पर महाराज ने जो भी था उस रात में दूर कर दिया। सो इस बात से मेरे को पता लग गया कि मैं महाराज तो मुझे बहुत, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। अब उसके बाद जब बेटे आए हुए थे, तो मेरा बेटा एक दिन अपने सारे कॉलेज के पेपर्स और सर्टिफिकेट्स को सॉर्ट आउट कर रहा था, और उतनी देर में मेरे हस्बैंड आए, एंड उन्होंने मेरे बेटे को थोड़े पैसे दिए। अब उस टाइम बेटे कमाते नहीं थे, बिकॉज ये ऑफिस अभी जाना इन्होंने शुरू नहीं किया था। तो जब उन्होंने वो पैसे दिए तो इसने जल्दी से अपनी ब्रीफ केस में रख दिए। ब्रीफ केस में रख दिए तो शाम को मेरा बेटा कहता है कि मॉम, मैं तो ये रूम से बाहर एक सेकंड के लिए भी नहीं निकला, लेकिन मेरे पैसे ब्रीफ केस में नहीं है। मैंने कहा ऐसे थोड़ी हो सकता है बेटा, आप चेक करो, आपको पक्का याद है? कहता हाँ मुझे याद है, मैंने ब्रीफ केस में रखे थे, अब ब्रीफ केस में नहीं है। सो एक हफ्ता हम देखते रहे, बार बार पूरा कमरा हमने अपसाइड डाउन कर दिया, कोई एक इंच नहीं छोड़ा ढूंढने में, पर वो पैसे नहीं मिले। वो रात को उठ उठ के चेक करता था ब्रीफकेस को, खाली करके बार 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 बार। मैंने भी किया, नहीं मिला। फिर जब पहला संडे आया एक हफ्ते बाद, तो मैं अपने बाबा जी के रूम में थी। वहां पर गुरु जी का स्वरूप है। मेरे हस्बैंड ने सारे घर में गुरु जी के स्वरूप लगाए हुए हैं। सो मैं बाबा जी के रूम में, मैंने गुरु जी से अरदास की। मैंने कहा महाराज, मैं तो आपसे आज पहली बार कुछ मांग रही हूँ, क्योंकि अब तक तो मांगा ही नहीं था। मेरे को लगता था नहीं नहीं मांग सकती, नहीं मांग। उस दिन मैंने कहा महाराज वो पैसे कहाँ गए, ना चोरी हुए, घूम भी नहीं सकते इतने से रूम में, कहाँ गए? आप हेल्प कर दो, बिकॉज ट्यूसडे को हमारे घर में सत्संग था। मैंने कहा तो मेरे को तो बार बार यही ध्यान आता रहता है, तो सत्संग में वो मेरा माइंड फ्री नहीं होगा, तो मैं फिर भी ध्यान यही रहेगा। मैंने ये अरदास करी, और 10 मिनट के बाद वो पैसे उसी ब्रीफ केस में अपने आप कैसे आए और कैसे मिले, मुझे आज तक नहीं पता, बिकॉज वो ब्रीफ केस को हमने बहुत बार बिल्कुल पलट के खाली कर करके देखा था। सो ये मेरे को समझ आ गई, गुरुजी सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। एंड एक और बड़ी अच्छी बड़ी क्यूट बात सुनाती हूँ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ कोई पर्सनल एक बात हुई थी, जो बहुत मतलब जो जिसमें गुरुजी ने उनको हेल्प किया था। अब गुरुजी ने कहा कि एनु क्या है कि अपना सत्संग लिख के लेके आए उनको, तो और रोमा आंटी नु दे दे। अब मेरे को पता था दीदी ने अगले दिन
कहीं दिल्ली से बाहर जाना था। सो दीदी ने अपना सत्संग लिख के दिया, नहीं नॉट सॉरी, मेरे को सुनाया और बोला आप मेरे लिए लिख दो प्लीज। सो मैंने कहा ठीक है मैं लिख देती हूँ। तो मैंने लिख के एनवेलप में डाल के रोमांटी को दे दिया। अब आज भी वो सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में है, अनोनिमस में। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई जब मैंने सुना बाद में रिसेंटली कि गुरुजी सारे सत्संग पढ़ते थे और उसको अप्रूव करते थे और फिर वो छपे जाते थे। तो चाहे इनडायरेक्टली गुरुजी ने मेरा लिखा हुआ एटलीस्ट सत्संग पढ़ा। सो शुक्राना गुरुजी। अम, अब उन्हीं दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में, मैं पेंटिंग बहुत करती थी बिकॉज कोई टाइम पास अच्छा वाला चाहिए था जिससे मन बोर ना हो और टिका रहे अच्छी जगह में। सो मैं पेंटिंग करती थी। तो मैं एक दिन दीदी के पास ऐसे ही गई एंड दीदी और मैं इकट्ठे खाना खा रहे थे बिकॉज मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे। तो कहती है आप खाना खा के जाओ, मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने बोला कि दीदी ये देखो मेरे फोन में, मैंने उनको फोन खोल के दिखाया, देखो मैंने आज ये पेंटिंग करी है। सो दीदी कहते एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, और उठ के अपने कमरे में गए और उन्होंने अंदर जाके अपने रूम से मुझे 3 पेंट ब्रश दिए और कहते हैं ये वाले पेंट ब्रश, इन पेंट ब्रश से हम मैंने शिव जी की जो मूर्ति बड़े मंदिर में है उसकी सफाई करी हुई है, ये आप ले लो। सो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे को महाराज क्या चीज मिल गई। तो मैंने फिर दो अपनी संगत आर्टिस्ट फ्रेंड्स को एक एक करके दे दिए और एक अपने लिए रख लिया। सो ये एक ब्लेसिंग, मतलब ये छोटी छोटी ब्लेसिंग्स आती रही। फिर मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। इस एक इंसिडेंट ने मुझे गुरुजी के साथ ऐसे जोड़ा कि मेरे, क्योंकि अब मैं ये इंसिडेंट आपको सुनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ जो सारी दिल्ली में हो रहा था उन दिनों में, और ये बड़ा खतरनाक वाला था। किसी भी हॉस्पिटल में कोई बेड कहीं नहीं था। बट मेरे हस्बैंड को जो फीवर था वो बहुत अंडर कंट्रोल था, 100 से ऊपर नहीं जा रहा था। उनका ऑक्सीजन भी बहुत अच्छा चल रहा था, वो भी खराब नहीं था। सो हमने ज्यादा इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन डॉक्टर ने बोला एक सीटी स्कैन कीजिए। तो हमने सीटी स्कैन किया। उसकी रिपोर्ट रात को 10:30 बजे आई। जब वो रिपोर्ट आई तो हमने कहा अभी इस टाइम पे कौन सा डॉक्टर पड़ेगा। सो हमारे सिस्टर इन लॉ के फ्रेंड्स थे, उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली में कोविड हो चुका था तो उनको रिपोर्ट्स पढ़नी आती थी। उन्होंने कहा कि हमें दिखा दो रिपोर्ट्स। जब उन्होंने रिपोर्ट्स देखी तो उन्होंने बोला ये अंदर से बहुत हालत खराब है, इनके लंग्स में हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, आप इनको आज रात ही ले जाओ हॉस्पिटल। सो मेरे हस्बैंड कहते मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। सो एनीवे, मैंने अपने अच्छा, अभी हमें कोई हॉस्पिटल में कहीं पहचान नहीं थी और हमने सोचा अभी अब क्या होगा। सो मेरा बेटा छोटे ने एक फ्रेंड की बहुत हेल्प करी हुई थी 3 मंथ्स पहले। ये देखो गुरुजी की प्लानिंग, 3 महीने पहले से सब कुछ सेट कर दिया। तो वो फ्रेंड ने मेरे बेटे को बोला कि अगर आपको कभी हॉस्पिटल की कोई जरूरत या हेल्प पड़े ना तो मेरे को बताना। मैंने कहा ये ना बच्चे ऐसे शो ऑफ करते हैं, क्या हेल्प कराना, इसको कैसे हॉस्पिटल। एनीवे, सो मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा आप प्लीज ना अपनी फ्रेंड को फोन करो और बताओ कि हमें रूम की जरूरत है। सो उसका फोन आ गया और मेरा बेटा कहता मॉम आधे घंटे में वो कह रहे हैं कि आपका रूम तैयार होगा। उसकी मदर का फोन आया कि एम्बुलेंस आपके घर आ रही है, रास्ते में है। आप सोचो कि जहाँ कोई हॉस्पिटल में कहीं कहीं भी रूम नहीं था, उस दिन महाराज ने प्राइवेट रूम दिला के दिया जैसे कोई वीआईपी रूम होता है। जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तो मेरे को एंट्रेंस पे, रिसेप्शन पे, लिफ्ट मैन पे सबको मेरा नाम पता था और सब मेरी वेट कर रहे थे। और उन्होंने जिस रूम में मेरे हस्बैंड को रखा वो रूम का टोटल नंबर 7 था। मेरे को गुरुजी की सब साइंस नजर आने शुरू हो गए और मैंने सोच लिया, मैंने कहा आज के बाद मैंने डाउट नहीं करना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये महाराज मेरे साथ साथ हर पल चल रहे हैं। सो 3 दिन के नहीं, सुबह जब डॉक्टर मिला हमें तो डॉक्टर ने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि आप इनको रात में लेके आए हो, क्योंकि इनकी अंदर से हालत बहुत खराब है।
सो हमने थैंक यू किया माइंड में कि आपने महाराज बचा लिया, टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो गया। 3 डेज के बाद डॉक्टर वॉज वेरी अपसेट अगेन। वो कहता है कि इनकी ना तो जो हमने दवाई दी है वो इनको सूट नहीं कर रही, सो इनके पैचेस बढ़ गए हैं। अगेन हम लोग नेचुरली फिक्र, मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को फोन किया। मैंने कहा दीदी आप बताओ कि क्या करें, इनकी तो वो ये तो ऐसे बोल रहा है। तो वो दीदी कहते हैं इनके पास जल प्रसाद है। मैंने कहा हाँ है, वो रोज पी रहे हैं। कहते हैं इनके पास गुरुजी का पेंडेंट है। मैंने कहा हाँ पेंडेंट भी है। तो वो कहते हैं उनको बोलो वो पेंडेंट को हाथ में लेके उसको किस करके अपने चेस्ट पे लगाएं। एंड ऐसे ही किया मेरे हस्बैंड ने, एंड आप मानोगे वो इमीडिएटली ठीक होने शुरू हो गए। सो मुझे इतना विश्वास हो गया। अगले दिन मेरे हस्बैंड कहते थोड़े पैसे नीचे और जमा कर दो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ पर पता नहीं कितना बिल आ जाएगा। सो मैं गई, मैंने दे दिए पैसे। बल्कि हमारा जब अकाउंट्स क्लियर हुआ, बिकॉज 3 डेज के बाद उन्होंने छुट्टी दी और बोला बाकी ट्रीटमेंट घर में करो, यहाँ पर ना बेड्स की बहुत शॉर्टेज चल रही है। सो जब मैंने वो बिल क्लियर करने गया तो मुझे इतने सारे पैसे वापस मिले। गुरुजी ने वो भी किया कि इतना रीजनेबल। सो शुक्राना महाराज का। जब हम घर आए तो ये मैं बड़ी ब्रीफली बता देती हूँ कि उन दिनों में तो सब सब लोग डरते थे, कोई कोविड पेशेंट मींस अछूत। सो उनको मैं ही देख रही थी, चाहे वो नर्स रखा था हमने मगर वो भी डरता था। सो उसकी भी सेवा ही हो रही थी एक तरह से। तो मैंने मैंने गुरु अच्छा मेरे मैं हस्बैंड को जब खाना खिलाने जाती थी, उनका शुगर, नो सॉरी, उनका बीपी एंड उनका फीवर सब मैं ही चेक कर रही थी। तो मुझे पता था मुझे कोविड हो जाएगा, जो मुझे हुआ। तो मैंने महाराज के आगे बैठ के अरदास की। मैंने कहा महाराज किसी को ना पता लगे, इतना इतना ही बीमार रखना कि किसी को पता ना लगे कि मुझे भी कोविड हो गया है, नहीं तो ये सारे हेल्पर्स सब घर छोड़ के चले जाएंगे। तो मेरे को फीवर हुआ माइल्ड। मुझे, और उन दिनों में माइल्ड फीवर या लाइट कोविड नहीं होता था, प्रॉपर होता था। और मुझे सेंस ऑफ स्मेल चली गई। मैंने टेस्ट नहीं कराया बिकॉज टेस्ट में फिर वो पूरी गवर्नमेंट तक रिपोर्ट जाती थी। एंड मुझे इतना ही बीमार करा गुरुजी ने कि किसी को पता नहीं लगा। मैं अपने हस्बैंड के काम करती रही और सोती रही जब जब मेरे को मौका मिला। सो ये है मेरे गुरु महाराज, जो करते ही करते हैं। सो उसके बाद अभी बच्चे जाने शुरू हो गए ऑफिस। अब ये भी सत्संग काफी हैवी है, सॉलिड है मतलब। सो बच्चे जब जाने लगे ऑफिस तो इन्होंने देखा कि यहाँ के अकाउंट्स में बहुत गड़बड़ी हो रही है। सो वो कहने लगे मेरे हस्बैंड को कि देखो आपको पता भी नहीं चल रहा कि, लेकिन ये आपकी कंपनी को खोखला कर रहे हैं। ये सारे पैसे अपने जेब में डाल रहे हैं और ऐसे करते करते कंपनी खाली हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर इन लॉ कहने लगे नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते, ये तो हमारे बेटे हैं। सो अब उनको कन्विंस करना कि जिस पे इतना विश्वास था कि ये लोग चीटर्स हैं, बहुत बड़ी बात थी। सो मेरे बेटे ने किया कि मेरे बेटे ने उनका लैपटॉप और उनके फोन्स ले लिए और उनको बोला कि हमें पासवर्ड दे दो। और जब उनके सारे मैसेजेस और इनके सब कुछ खुला तो साफ हो गया कि ये हमें बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ही ज्यादा चीट कर रहे थे। अब उसका एक बारी अगर कोई चोर पकड़े जाए, पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था। जब चोर पकड़े जाए तो वो आपको कैसे हार्म भी तो कर सकते हैं, वो आपके ऊपर केस करा सकते हैं, शिकायतें कर सकते हैं। लेकिन अच्छा, और मेरे बेटे बहुत डरे हुए थे। बट लेकिन गुरु महाराज की कृपा जो थी, उन्होंने ऐसे कुछ नहीं किया। माफिया मांगी और वो चले गए। उसकी जगह में पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट नया रखवाया। सो फिर इसके बाद एक और प्रॉब्लम आई, बिकॉज एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स को क्लीनिंग चाहिए थी। अब जो हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और हमारे जो ड्राइवर्स थे वो ज्यादा डीजल लिखवाते थे। सो
ये भी बेटों ने पकड़ा कि ये चीज ठीक नहीं है। सो मेरे हस्बैंड ने कहा देखो बेटा, थोड़ी बहुत ही चीटिंग चलती है, छोड़ो, ज्यादा मत, हर चीज को सीरियसली मत लो। 20% अगर ये खा रहे हैं तो खाने दो। पता नहीं, नहीं डैड, हमें ऑनेस्टी चाहिए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। सो उसने, मेरे हस्बैंड ने उनको बार बार समझाया कि देखो सारे ट्रक खड़े हो जाएंगे, लॉसेस में चले जाएंगे। वो कहते हैं चाहे कुछ भी हो, पर ऐसे काम नहीं करूंगा मैं। सो उनको सबको निकाल दिया। और गुरुजी की कृपा से पूरी टीम नवी आ गई, पूरे ड्राइवर सारे नए अच्छे मिले। लेकिन एक ड्राइवर अभी, यहाँ पर भी गड़बड़ी हुई है, हम यहाँ पर भी बड़ी प्रॉब्लम आई। एक ड्राइवर, एक दिन जब हमारा ट्रक आई थिंक जयपुर से जा रहा था, उसने रास्ते में रुक के ट्रक में दूसरे माल के बीच में ड्रग्स छुपाए। अब रात को फोन आया कि आपका ट्रक ट्रक मिसिंग है। ट्रक मिसिंग है तो हमारे लिए एक, नॉट नॉर्मल, बट हमारे लिए ये चीजें हमने बहुत देख ली हैं ओवर द इयर्स। सो कहता है मम्मा मैं जा रहा हूँ, डैड को कह देना सुबह के मैं हिसार गया हूँ, सुना है कि ट्रक उस तरफ है। ये नहीं पता था हमें कि अभी वो ड्रग्स की स्टोरी है। जब 2 बजे फोन आ गया कि ट्रक मिल गया, चलो मैंने कहा वेरी गुड, गुड नाइट, और मैं सो गई। सुबह उठे तो मेरे हस्बैंड बड़े बड़े हिले हुए थे। कहते हैं कि देख लिया नए ड्राइवर रख के क्या होता है। उसने उसने अपने ट्रक में तो ड्रग्स डाल दिए। अब ये केस इतना बुरा केस है कि हम सब जेल जाएंगे, और हमारी ये कंपनी जिसकी सारी रेपुटेशन 40 साल की मिट्टी में चली जाएगी, और खत्म है सब कुछ। बट हमें अब हमें गुरुजी ऐसे बना देते हैं कि हमें पता है इसमें भी ब्लेसिंग है, यहाँ भी महाराज ही है, महाराज ने तो अपने बच्चों को बचाना ही है। सो कोई भी मुझे डेफिनेटली उस टाइम पागल ही समझता कि जिस तरीके से मैंने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल एंड काम रखा, बस विश्वास पे कि कुछ नहीं होगा। एंड वही हुआ कि सुबह जब ये न्यूज आई, न्यूज़पेपर में आ गई थी, हिसार न्यूज़पेपर में। लेकिन गुरुजी की सबसे पहली ब्लेसिंग ये थी कि कंपनी का नाम नहीं आया। सेकंड, उनके ही, मेरे हस्बैंड के ही फ्रेंड्स थे जिन्होंने आगे किसी को बताया कि इनको हेल्प करो। उन्होंने बेस्ट लॉयर एंड बेस्ट पुलिस की हेल्प से वो ड्राइवर को पकड़ा। और वो ड्राइवर ने, गुरुजी की कृपा से ड्राइवर ने सच बोला कि मैंने ये काम किया, इसमें इस कंपनी का कोई भी हाथ नहीं है, इस कंपनी की को क्या कोई दोष नहीं है। सो अब जिसका सम्मान था हमारे ट्रक्स में, वो भी गुरुजी की संगत है। सो आप देखो कि महाराज ने अपनी संगत को कैसे बचाया। नहीं तो आज की डेट में हम सब जेल में ही होते, अगर महाराज कृपा ना करते। पर गुरुजी ऐसे कभी किसी को, अपने बच्चों को तो होने ही नहीं देते। सो ये जो जब ऐसी ऐसी इंसिडेंट्स होने लगी तो बिल्कुल ही डर निकल गया, और वो मजबूती आ गई विश्वास की। एंड डेफिनेटली गुरुजी पे बहुत बहुत भरोसा आज भी है, और बढ़ते ही जा रहा है दिन दिन ब दिन। अब छोटी छोटी चीजें तो मेरे को दिल करता है मैं फिर भी सुनाऊं। एक तो एक दिन ना मैं, ये भी लास्ट ईयर की ही बात है। तो मैं कहीं कहीं बाहर से आई थी, आउट ऑफ दिल्ली गई थी कहीं। एंड मैं वापस आई तो मैंने कहा गुरुजी बहुत दिन हो गए बड़े मंदिर नहीं गए, तो मुझे आने का दिल कर रहा है। ऐसे ही बस सुबह उठ के बस ऐसे ही सोचा उनको देख के। एंड कोई उस दिन चांस नहीं था कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, बिकॉज गाड़ियां बिजी थी। एंड कोई चांस ही नहीं था। आउट ऑफ द ब्लू मेरी एक फ्रेंड मुझे मैसेज डालती है कि आई एम कमिंग टू दिल्ली, आई विल कम टू योर हाउस एट 12 o'clock, आई पिक यू अप, टेक यू टू बड़े मंदिर एंड ड्रॉप यू बैक। अब ये तो महाराज ने ही सुन ली, बिकॉज मेरा जितना दिल था कि मेरे को महाराज अपने पास बुलाए और मौका दे मिलने का, बस वैसे ही हुआ। सो कई चीजें हम जैसे सोचते हैं वो वैसी होती हैं इमीडिएटली। बट स्पेशली वो स्पिरिचुअल चीजें हो तो, अगर तुम कोई वर्ल्डली चीज मांगो तो महाराज ने आपको बोलना है
मेरे टाइम पे मैं दूंगा, तुमने जितना मर्जी बोलना है बोलते रहो। बट हम बोलते भी नहीं अब महाराज से कि ऐसी वैसी चीजों के लिए। अब तो यही कहते हैं कि आई विश कि मुझे ऐसी वो वाली संगत मिल जाए, और वो संगत अगले दिन सामने आके कैसे आके खड़ी हो जाती है मुझे नहीं पता। अब आज की बात है, आज की, कि मेरे मन में हमेशा होता था कि मेरा बड़ा बेटा भी मेरे साथ मंदिर हो आया है, मेरी डॉटर इन लॉ भी हो आई है, ग्रैंड डॉटर भी होके आई है। हस्बैंड तो जाते ही थे, अभी भी विश्वास उनको बहुत है। पर मेरे छोटे बेटे के साथ कुछ ऐसी बात हो गई कि उसका ना वो कहता है कर्म अच्छे होने चाहिए, ये सब चीजें मौम नहीं किया करो। अब मैंने ये सोचा कि मुझे ना महाराज एक बारी तो इसको अपने पास बुला ही लो। अब वो ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे कल किसी को पिकअप करना है मंदिर से, और हमने सबने मिलके, मेरे बेटे ने भी, एक डॉक्टर के पास जाना है। सो ये कौन कर सकता है कि महाराज ही ने रास्ता बना दिया कि बेटा मंदिर ही आएगा पहले, मंदिर आना ही पड़ेगा मेरे पास। तो मैंने तो सच्ची में इतनी खुश हो गई कि मैंने कहा कि गुरुजी आप कितने कितने किस तरीके से वो बात पूरी कर लेते हो जैसे हम चाहते हैं। ऐसे ही मैंने एक दिन मेरी एक फ्रेंड को डिवाइन प्रसाद मिल रहा था, किसी एक और संगत उसको डिवाइन प्रसाद दे रही थी। मैंने सोचा ओ माय गॉड मुझे भी ऐसे मिल जाता ना डिवाइन प्रसाद। तो अगले दिन मेरी एक सिस्टर इन लॉ पूना में रहती है, वो आई हुई थी। अगले दिन जब मैं छोटे मंदिर गई तो दीदी ने उस आंटी से बोला कि आप मेरी डॉटर के लिए प्लीज मुझे डिवाइन प्रसाद दे सकते हो। कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा कुछ भी दे दो मेरे को, उसको कुछ भी देना है। वो अमेरिका रहती है तो मैं उसको दे दूंगी तो वो अपने पास रख लेगी। तो आंटी अंदर गई और डिवाइन प्रसाद दीदी को भी मिला और मुझे भी एक डिब्बी मिली। तो गुरुजी वो चीज इमीडिएटली पूरी करते हैं जो आप चाहते हो। अब एक्चुअली बहुत सारे सत्संग हैं, कुछ कुछ बहुत बड़े बड़े भी हैं। सो आई डोंट नो कि मेरे पास अब टाइम कितना है। सो कोई मुझे जस्ट रफली बता दे कि 5 मिनट्स 10 मिनट्स कितना टाइम है मेरे पास। आंटी आप शेयर कीजिए, आपके जैसा गुरुजी गाइड करे, टाइम की कोई कमी नहीं है। अच्छा ठीक है। सो मेरी एक आदत थी जो 2 ढाई साल पहले मैं करती थी कि मैं कोई चीज का आंसर में कंफ्यूज अगर होती थी तो मैं ये लाइट ऑफ डिविनिटी खोल लेती थी और मुझे आंसर मिल जाता था। अब मेरे को एक दिन ऐसा मैसेज आया कि जैसे कि जैसे कि मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है, और किसी को भी नहीं पता था। और मैंने सोचा ये गुरुजी ने क्या मैसेज दिया है, अभी अभी कोई बेबी आने वाला है। वो मैसेज ये था कि यू आर गोइंग टू हैव अ ग्रैंड चाइल्ड, कि ग्रैंड डॉटर ही बोला था या ग्रैंडसन क्या पता, वो मैसेज जो था, बट प्लीज डोंट टेल एनीबडी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी ये बात हम दोनों के बीच में ही रहेगी। बस थोड़े दिन बाद मेरे बेटे ने बताया मम्मा माय आई एम गोइंग टू बी अ फादर। मैं बहुत खुश हुई। अब उसके बाद जब मैं बुक जब जब खोलती थी लाइट ऑफ डिविनिटी, तब तब मुझे ऐसे मैसेज आते थे ऑफ चाइल्ड नॉट नॉर्मल, चाइल्ड नॉट नॉर्मल। तो मैं बहुत डर गई। मैंने कहा गुरुजी मैंने तो अब ये लाइट ऑफ डिविनिटी को खोलना नहीं है, ये मैं डर जाती हूँ और ऐसे मेरे को फियर बैठ जाएगा तो कैसे चलेगा। सो सच में मैंने नहीं खोला। बट वो मैसेजेस फिर भी आने लगे, कहीं यूट्यूब से तो कहीं किसी और रास्ते से। अब मुझे क्या पता था कि महाराज शायद कोई कर्म कटवा रहे हैं पहले ही, वो होने ही नहीं दे रहे। सो जब वो हाँ, बीच में जब वो 5th मंथ पे आई थी, तो एक दिन मेरा बेटा मेरे रूम में आया और बहुत डरा हुआ था। कहता है मम्मा वो कह रही है कि सुबह से बेबी इज नॉट किकिंग, देर इज नो मूवमेंट। सो मैंने कहा बेटा वेट, वेट फॉर 5 मिनट्स। तो कहता है मम्मा सुबह से जिस बच्चे ने किक नहीं किया तो आप क्या 5 मिनट्स में क्या कर लोगे। ऐसे मैं थोड़ी अपने माइंड में सोचा मैं थोड़ी कुछ कर सकती हूँ, मैं तो अरदास करूंगी। सो वो घबराया हुआ था, वो मुझे मंत्र जाप भी नहीं करने दे रहा था माइंड में। मैंने शायद एक ही बार मंत्र जाप किया और वहां से फोन आ गया कि बेबी हैज किक्ड।
ऐसे सुनते हैं गुरुजी। उसके बाद जब बेबी का टाइम हो गया आने का, तो 1 महीना रह गया था, लेकिन वाटर बैग बर्स्ट हो गया था। मैं पता था बेबी आ रही है, तो ये रात को हुआ and सुबह तक बेबी के आने का फुल चांस था। मैं तो गुरुजी के पास बैठ गई, मैंने कहा गुरुजी, ये तो 1 महीने पहले आ रही है, बच्चा सब नॉर्मल हो जाए, माँ नॉर्मल रहे, सब कुछ ठीक रहे, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसे करती रही। आप जो भी कष्ट होगा प्लीज मेरे पे डाल देना, आप भी अपने ऊपर नहीं लेना, आप सब ठीक ठीक कर देना, प्लीज प्लीज, ऐसे अरदास कर रही थी उनके आगे बैठ के। चलो बेबी तो आ गई आधी रात को। एंड छोटी थी ऑब्वियसली, छोटी साइज में, बट परफेक्टली हेल्दी नॉर्मल चाइल्ड। अब मेरी टिकट आई हुई थी, ये जर्मनी में रहते हैं, तो मेरी टिकट आई हुई थी। एंड वो टिकट उस हिसाब से आई थी कि 1 महीने बाद जब बेबी ने आना था। अब जब मैं जर्मनी पहुंची हूँ, अच्छा नहीं, जब मैंने ये अरदास की कि मेरे को भी जो भी कष्ट देना होगा मुझे दे देना, उसी रात मैं अपने बेड से गिर गई। मैं कभी गिरती नहीं हूँ, ना गिरी हूँ आगे, ना आई थिंक कभी नहीं गिरूंगी, बट वो होना था। तो मेरे को स्लिप डिस्क हो गया, जो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो वो कहते बस थोड़ा सा आपका ना मसल पुल हो गया, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। लेकिन वो स्लिप डिस्क था। जब मैं जर्मनी गई तो मेरी तो बहुत ही ज्यादा ही हालत बिगड़ गई। और उधर मैं पहुंची तो पता लगा कि बेबी को जॉन्डिस हो गया। ये वो जॉन्डिस नहीं है जो बच्चे को पैदा होके होता है, ये वो जॉन्डिस था कि माँ को एंटीबायोटिक्स खानी पड़ी, और वो बेबी के लिवर ने एब्जॉर्ब कर लिया, और उसको बहुत बहुत हाई बेलीरूबिन एंड बैड जॉन्डिस था। अब ये रोज जाते थे बेबी को लेके, एक दिन छोड़ के एक दिन, एंड रोज इसका फिर ब्लड टेस्ट होता था। एंड नेचुरली बेबी के तो वेन्स मिलना, बेबी बहुत रोती थी। मैंने एक संगत को दिल्ली में फोन किया। ये इस टाइम पे गुरुजी ने ऐसे कम्युनिकेट किया, बात करी जैसे साक्षात। सो मैंने सोचा, मैंने एक संगत को फोन करके पूछा, मैं आंटी क्या करूं, मेरे को ना गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बहुत जरूरत है, ऐसे ऐसे मेरा बच्चा बहुत बीमार हो गया है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप देखना कि मैं आपको एक प्ले लिस्ट भेजूंगी। कहती मैं गुरुजी से पूछ के आपको वो प्लेलिस्ट भेजूंगी, आप गुरुजी के साथ अकेले बैठ के बस संगत कर लो। तो मैंने कहा आंटी मेरे पास कुछ नहीं है इधर, ना अगरबत्ती, ना दिया, ना फूल, ना कुछ। कहते आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको बस गुरुजी के साथ बैठना है। आप मानोगे, जब मैंने वो सत्संग किया महाराज के साथ बैठ के, मुझे इतना डीप कनेक्शन हुआ महाराज से। आधे रास्ते जब वो हाफ हुआ था, तो गुरुजी महाराज का जो स्वरूप था, छोटा सा था, वो बिल्कुल येलो हो गया। मैं समझ गई, और मेरे को पहले तो अपने ऊपर ही डाउट आया कि तुमने वही देखा जो तुम देखना चाहती हो। सो एनीवे, फिर एक मैसेज आया ट्विटर का, जो फोन के ऊपर आता है, बिकॉज मैंने फोन के ऊपर भी स्वरूप खोला हुआ था गुरुजी का। उस पे आया था, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा गोज टू लद्दाख। तो ये पॉलिटिकल मैसेज था, तो पर मेरे दिमाग में इनका नाम बैठ गया। मैंने कहा ये एयर मार्शल, ये तो एक संगत है गुरुजी के। सो मैंने सोचा कि ये जब सत्संग खत्म होगा मैं जरूर इनका सत्संग सुनूंगी, मैंने कभी सुना क्यों नहीं। तो चलो, वो सत्संग जब खत्म हुआ और मेरे पास कुछ नहीं था, सिवाय मैंने फ्रूट्स रख दिए, एक चाय, मीठे एंड नमकीन बिस्किट गुरुजी के आगे रख दिए, बस। ये सत्संग, बिकॉज सिंप्लिसिटी गुरुजी को पसंद थी, वो मिल गई, और भाव चाहिए था, वो मिल गया। जब मैंने ये जो सत्संग पूरा हुआ, तो गुरुजी के जो येलो स्वरूप हो गया था वो वापस पिंक हो गया। मुझे मेरा आंसर मिल गया कि ये महाराज ने कुछ कष्ट खत्म कर दिया। उसके बाद जब मैंने एयर मार्शल अनिल चोपड़ा का सत्संग सुना, फर्स्ट सेंटेंस जो मैंने सत्संग का सुना, when I went to Guruji for the first time, my belly ribbon was 22। और मेरी बेबी का भी बहुत हाई था, वो तो मैं आज तक मुंह पे ही नहीं ला सकती, कितना हाई था। तो वो कहते हैं, जब मैं गुरुजी के पास गया, मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं जा मैं तेनू ठीक कर देता। और वो कहते हैं मैंने सब कुछ, सारे उपाय कर लिए थे। एंड गुरुजी मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था, और उन्होंने जाते ही मुझे ऐसे ब्लेसिंग देके अगले दिन मैं, मेरा बेली एकदम नीचे आ गया था। तो कहते गुरुजी के जा हुन टेस्ट करा के आओ, कहते फिर तो जीरो हो जाएगा।
कहते नहीं 3। सो उनके सत्संग से, जो बिल्कुल मैचिंग था मेरी प्रॉब्लम से, मुझे आंसर मिल गया कि ये बेबी ठीक हो जाएगी। और ठीक हो गई, क्योंकि उस दिन जब बच्चे को लेके गए डॉक्टर पास, डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि ये तो ठीक लग रही है, अब धीरे धीरे ये बिल्कुल ठीक होगी, आज मैं इसका ब्लड टेस्ट नहीं करूंगी। और उसके बाद ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। डेफिनेटली वो बहुत पीली पीली थी, पर मेरे जाने तक 15 दिन के बाद वो काफी ठीक हो गई थी। अब क्योंकि वो बच्चा बीमार था, उसकी आंखें बंदी बंद रहती थी, वो सोई रहती थी, बिकॉज वो तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने महाराज को कहा, मैंने कहा महाराज आज तक तो इसकी आंखें नहीं खुली, मैंने देखा ही नहीं इसको कि ये इसकी आंखों का कलर ही क्या है, मैं तो कल जा रही हूँ। उस दिन जो बेबी ने आंखें खोल के इधर उधर देखा, तो मैंने बड़ा ही शुक्र किया। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो मतलब क्या नहीं सुनते हो आप, हर चीज सुन सुन के पूरी करते रहते हो। अम, फिर और मेरे पास एक्चुअली सत्संग तो बहुत ही ज्यादा है, बट आई डोंट नो मैं क्या ना बोलूं। एक दिन ना मेरे को बहुत ही बुरी दांत की दर्द थी, बहुत ज्यादा। और डॉक्टर ने कहा था कि आप ना थोड़े दिन, ये 3-4 दिन एंटीबायोटिक्स खाना, और उसके बाद हम रूट कनाल करेंगे। सो ठीक है, मैंने सोचा कि कर लेंगे, पर इतनी सीवियर पेन थी कि मेरे से उठा नहीं जा रहा था कि मैं उठ के दवाई खा लूं, पेन किलर। सो एकदम मुझे याद आया, 2 घंटे दर्द सहने के बाद मुझे याद आया कि क्यों ना मैं गुरुजी का स्वरूप फोन पे ही खोल के अपने दांत के पास लगा दूं। वही किया, जैसे लगाया, वो दर्द गायब हो गई 1.5 दिन के लिए। और 1.5 दिन के बाद तो वैसे ही वो ट्रीटमेंट शुरू ही होना था। सो ये तो स्वरूप का हो गया, मैंने आपको खुशबू का भी सुना दिया। हाँ, एक दिन मैं बड़े मंदिर गई थी, ये जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, और वो जो झूला है वहां पर, झूले के पीछे शीशे पे गुरुजी पूरा स्वरूप बन गया था, ब्लैक एंड व्हाइट फेस गुरुजी का। और काफी लोगों ने फोटो ली अपने फोन्स पे, पर मैंने नहीं ली। बट वो चीज, वो मेरे, बात मुझे बहुत क्लियरली याद है, बिकॉज वो है। अभी रिसेंटली एक और बड़ी बड़ी अमेजिंग बात हुई। मेरा बेटा मुझे कहता है कि मॉम, मेरा मेरा एक दोस्त आने वाला है, वो रात यहीं रहेगा और सुबह चला जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, मैं उसका रूम तैयार करके रख दूंगी और वो जब मर्जी आए। अब वो पूरी रात आया ही नहीं। सुबह जब मैं उठी तो मेरे माइंड में कैसे गुरुजी ने थॉट डाली होगी कि ये ना मेरे ये मेरा बंदा आ रहा है। तो मैंने कहा ये अहमदाबाद से है, कोई जो भी होगा। जब वो आया, उसने हमें प्रसाद दिया, केदारनाथ से आया था, वहां से हाइक करके प्रसाद दिया, ब्रेकफास्ट किया, और कहता है मैं अब जाने लगा हूँ। और जाते जाते मेरे को एक और चीज दी, वो क्या थी, वो शोधी हरे। सो गुरुजी कैसे आपको घर में ला के आपको कोई चीज देते हैं। इसी तरह से जिन दिनों में मुझे स्लिप डिस्क था, तो उन दिनों में मुझे, उन्हीं दिनों में, उसके बाद कभी नहीं, उन्हीं दिनों में मुझे बड़े मंदिर से प्रसाद आता रहता था। कभी कोई ला के देता था कि आपके लिए देखो हम प्रसाद लेके आए हैं, ये थाली आप खा लेना, ये थाली आप खा लेना। ऐसे एक दिन दिवाली पे एक बॉक्स आया लड्डूज का, बड़े मंदिर से। जब वो आया तो मैंने पहले तो बांट दिया काफी सारा। फिर मैंने सोचा अब ये लड्डू हम रोज एक एक दाना खाएंगे बस। अब मानोगे, वो लड्डू 1 साल तक, जब तक खत्म नहीं हुआ, वो फ्रेश रहा, और हम रोज एक दाना लड्डू का वो खाते थे। जो जो चीजें हम सुनते थे कि ये गुरुजी के टाइम में होता था, वो आज भी हो रहा है, और वो सबके लिए हो रहा है। हर एक को गुरुजी ने बहुत संभाला हुआ है। ऐसे ही एक दिन एक बारी हम स्विट्जरलैंड जब गए थे, तो वहां पर, या वहां जाने से पहले मेरे हस्बैंड को शक था कि कोविड तो नहीं हो गया, बिकॉज बुखार था। तो उन्होंने प्रॉपर टेस्ट कराया, बट उसमें रिपोर्ट नेगेटिव थी। लेकिन हम जब वहां गए तो फीवर फिर आने लगा, और तबीयत वैसे ही खराब थी जैसे कि कोविड हो गया होता है। हम ट्रेन में थे और इनको जोर से शिवरिंग शुरू हो गई। और मैंने सोचा, मैंने कहा देखो,
माइंड में सोचा यहाँ कुछ अगर इनको हो गया तो यहाँ पर तो हम प्रदेश में आए हैं, किसी को नहीं जानते, और क्या हॉस्पिटल और क्या बिल्स और क्या होगा पता ही नहीं। तो फटाफट मैं तो हमेशा रखती हूँ गुरुजी का डिवाइन प्रसाद अपने पास। वो मैंने निकाल के इनके मुंह में डाला थोड़ा सा, और इनको एक इनके जेब में गुरुजी का स्वरूप डाल दिया। अब मानोगे कि कोई दवाई, कोई पैरासिटामोल या कोई भी दवाई से फीवर नहीं जाता और शिवरिंग बंद नहीं होती, जिस तरीके से इमीडिएटली रुक गई, इमीडिएटली। सो आई थिंक कि जो मेरा जो मेरा मन कहता है कि वो तो दे रहे हैं, हम बस अपने आप को उनको उनसे मांग के भी और उसमें बिलीफ रखें कि अब देखो अब कैसे ठीक होता है और हो जाता है। सो ये तो छोटे छोटी और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। एंड हाँ, एक दिन मेरे को ऐसे एक बहुत अच्छा सपना आया। ऐसे क्या हुआ सुनो कि सुबह मेरी सिस्टर इन लॉ का फोन आया कि तू तैयार हो जा, मैं तेरे को लेने आ रही हूँ, हम यहाँ से फिर इकट्ठे जाएंगे बड़े मंदिर। मैंने कहा ठीक है। फिर दीदी का फोन आया, सो सॉरी सो सॉरी, कांट गो कांट गो, डोंट फील बैड प्लीज डोंट फील बैड। मैंने कहा दीदी अगर आप ना कहते तो भी मैं नहीं जा रही थी ना, तो कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानो। अच्छा जी। फिर दूसरी फ्रेंड का फोन आया कि चलो चलो बड़े मंदिर जा रही हूँ और 4 बजे तैयार रहना। मैंने कहा ठीक है। अब वो भी उनका भी फोन आ गया कि सॉरी नहीं जा रही। सो मैंने कहा कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि मैं थकी हुई थी और सो गई। जब सो गई तो महाराज ने क्या दिखाया कि मैं बड़े मंदिर में हूँ। और ये ऐसा मंदिर नहीं है जो आज हमें दिख रहा है, एक प्राचीन मंदिर है। और जैसे पानी, और हम उसमें से चल के और शिवलिंग भी देख रहे हैं, और बहुत डिफरेंट, लेकिन एक शिवालय बना हुआ था। सो महाराज ने वो जो चाह थी कि मैं बड़े मंदिर जाऊं, वो ड्रीम में उसी टाइम पूरी कर दी। एंड अभी मैं बताऊं, मुझे 1-2 साल से कोई ड्रीम नहीं आया गुरुजी का, बट कोई बात नहीं, इसमें भी कोई भलाई है। बिकॉज जितना वो देना चाहते हैं जब जरूरत होती है, उसके बाद जरूरत नहीं है, तो और चीजों में बहुत ब्लेसिंग्स हुए जा रही हैं। तो अम, एक आंटी थी, ये इन इन चीजों से कैसे विश्वास बनता है। एक आंटी थी, वो भी पुरानी संगति हैं, उनके घर में हर महीने सत्संग होता था। कभी कभी मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ चली जाती थी। अब जब मैं जाती थी मैं देखती थी हर बारी आफ्टर जैसे ही आरती होती थी, उनका पूरा स्वरूप भीग जाता था अ, जल से। और मैंने सोचा, उन दिनों में मेरा विश्वास कच्चा पक्का था। मैं वो स्वरूप को एक दिन देखती रही कि आज तो मैं पकड़ूंगी, कहाँ से ये पानी डाल देते हैं कि ये पीछे कोई पाइप है कि क्या है। ओ गॉड, कैसा डाउटिंग माइंड था। लेकिन कुछ नहीं, वो आरती कर रहे हैं वहां पर, जल प्रसाद अपने आप होता जा रहा है अपने आप। और ये जरूर होता था और हर बार ही होता था, ये उनके ऊपर कोई ब्लेसिंग गुरुजी की बड़ी क्लियरली थी। और उन वो ब्लेसिंग उनकी हम पे भी थी, बिकॉज हमारा विश्वास बनता जाता था ऐसी चीजें से। सो ये भी बहुत अच्छा था। एंड और अब तो मैं तो यही कहूंगी कि गुरुजी शिव जी भी नहीं है, वो महाशिव हैं। ये भी उन्होंने बड़ी तरीकों से, बहुत तरीकों से दिखाई दिया है। एंड 101% के उससे भी कुछ ज्यादा हो सकता है। तो गुरु जी पर विश्वास है, और रात दिन सिर्फ गुरु जी को चाहते हैं, गुरु जी की बातों में रहते हैं। और ये मेरे बचपन का एक डिजायर था कि मेरा एक टाइम आए लाइफ में जब मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या उस मालिक से जुड़ जाऊं, और मालिक ने वो भी वही वही बात पूरी भी कर दी। तो मुझे ये भी पता है और विश्वास है कि आप जो चाहते हो महाराज पूरी करते हैं। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज चाहते हो तो महाराज वो भी पूरी करते हैं। बिकॉज जब तक आप भोगोगे नहीं, जब तक आपके अंदर एक डिजायर नहीं, डिजायर रहेगी, तब तक वो आप उसको मतलब आपको उन चीजों से छुटकारा भी नहीं मिलेगा। सो शायद वो चीजें महाराज ने पहले एंजॉय करा दी हैं, इसीलिए आज की डेट में इन महाराज में मन लग जाता है। बिकॉज वो चीजों की समझ आ गई कि इसमें खुशियां नहीं है, जो महाराज के साथ जुड़ने और उनके प्यार में खुशी है। सो बस। और
क्या बोले। और हमें ये भी पता है कि हम कितने मैले हैं, और महाराज फिर हमें साफ करते हैं, फिर हम उनके पास जाते हैं, फिर माफिया मांगते हैं, फिर वो नया नया हमें वापस फ्रेश कर देते हैं। तो ये जर्नी चलती जा रही है, और दिन ब दिन डेफिनेटली गुरु महाराज जी ने हमें बहुत चेंजेस लाए हैं। एक लास्ट छोटा सा सत्संग याद आ रहा है, बस मैं ये, बहुत छोटा है, सिंपल सा है, कि जिन दिनों में मैं गुरु जी के पास छोटे मंदिर जाती थी, तो एक शब्द बजता था, सतगुरु दया करे। अब मेरे को बड़ा अच्छा लगता था ये शब्द सुनना, वहीं सुनती थी, आगे पीछे तो कहीं सुना ही नहीं था। सो मैं एक दिन बंगला साहिब गई और मैंने उनको कहा कि अंकल, मेरे को, अंकल तो नहीं, भैया, मुझे ये वाला, मुझे एक मुझे एक शब्द की कैसेट चाहिए। और वो कहते कौन सा, तो मैंने तो दिमागी ब्लैंक हो गया। मैंने कहा अभी याद आता है अंकल, मुझे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। वो कहते हैं आपको वही चाहिए ना, सतगुरु दया करे। माय गॉड, मैं तो हिल गई। मैंने कहा इन्होंने, इनको कैसे पता है इतने हजारों शब्दों में से ये वाला शब्द मैं ढूंढ रही हूँ। उन्होंने वही रागी साहब और वही कैसेट मुझे दे दी निकाल के। सो ऐसे है गुरु जी कि वो हर जगह पहुंचे होते हैं आपसे पहले, आपकी डिजायर्स पूरी करते रहते हैं। और कौन सी चीज है जो वो नहीं पूरी करते? आई थिंक ऐसी कोई चीज ही नहीं है। तो शुक्राना। एंड मैं, जब कोई मुझे कोई कहता है कि आप सत्संग शेयरिंग करो, तो मैं सोचती हूँ कैसे हम उनकी दी हुई ब्लेसिंग्स को ना ना बयान करें, दूसरों को विश्वास और हो, जैसे हमारा किसी और का सुन के, किसी और के सत्संग सुन सुन के विश्वास दिन ब दिन बढ़ा, और गुरु जी को ज्यादा समझने लगे हम। सो शुक्राना गुरु महाराज जी। जैसे जितना शुक्र करूं उतना ही कम है। थैंक यू गुरु जी। बहुत सारे सत्संग हैं और भी, बट आई थिंक अभी आज के लिए काफी है। शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपने शेयर किए, बहुत सारे मैसेजेस हम सबको मिले, और आपके सत्संग बहुत अच्छे थे, इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे। और आंसर्स तो श्योरली सबको मिले होंगे, मुझे भी मिले बहुत सारे। नेक्स्ट गुरु जी जब भी मुझे गाइड करेंगे मैं आपको कॉल करूंगी, आपको दोबारा बुलाऊंगी। तो थैंक अ, यू। हाँ नहीं, जरूर बहुत आपके पास बहुत। सत्संग है तो वो सत्संग जरूर शेयर कीजिए, हमारे लिए वो बहुत बड़ा एक क्या बोलेगी कनेक्शन बनता है, उससे एक ब्लेसिंग्स होती है नई संगत के लिए। और जो संगत आज जी। जुड़ रही है उनको ऐसे ही कनेक्शन बनने के लिए, छोटे छोटे सत्संग सुनने में उनको लगता है कि देखो गुरु जी ये भी करते हैं वो भी करते हैं, क्योंकि उनको गुरु जी को डिफाइन करना इज नॉट सो इजी। आप एक वर्ड में तो बता नहीं सकते हो। ना। तो हम लोग तो ही सुन के ही कनेक्शन बनाते हैं, हमारा कनेक्शन बढ़ता है। और थैंक यू आपने इतना कुछ अच्छा प्यारा सत्संग शेयर किया थैंक इस यू समय। गुरु जी का, थैंक यू महाराज का, बस। थैंक यू गुरु महाराज का भी, आपको भेजने के लिए, सारी संगत को भेजने के लिए। और अभी हम लोग शब्द सुनेंगे, जिन संगत को आगे लेना है वो ले ले, और जो